नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। आज देश के मुद्दे में बात होगी एक ऐसे आंदोलन की जिसकी शुरुआत एक शब्द से हुई। सोशल मीडिया से इसकी आवाज उठी और देखते ही देखते ये आवाज दिल्ली की सड़कों तक पहुंच गई। एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर आमतौर पर लोगों को घिन आ जाती है या फिर उसे देखकर भाग खड़े होते हैं, लेकिन भारत की सियासत और आंदोलन की दुनिया में इसी एक शब्द ने ऐसी एंट्री मारी कि देखते ही देखते एक नया आंदोलन खड़ा हो गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस शब्द की जिसे आपने घर के कोने में या फिर सड़क पर कई बार देखा होगा। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच की। अब सवाल यह है कि आखिर एक कॉकरोच ने ऐसा क्या कर दिया कि उसके नाम पर पार्टी बन गई। सोशल मीडिया पर लाखों करोड़ों लोग जुड़ गए और फिर यही कॉकरोच जंतर मंतर तक पहुंच गया। कहानी शुरू हुई एक टिप्पणी से, फिर इंस्टाग्राम पर मीम्स की बाढ़ आ गई, पोस्टर बने, कार्टून बने, नारे गूंजे और देखते ही देखते कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी एक सोशल मीडिया ट्रेंड से निकलकर सड़क पर उतर आए। तक आंदोलनकारी का चेहरा जो है वो आंदोलन बन गए। जेनजी ने इस आंदोलन में एक ऐसा तड़का लगाया कि प्रदर्शन का अंदाज भी बदल गया और आंदोलन की भाषा भी। कहीं हाथों में संविधान दिखा, कहीं बाबा साहेब अंबेडकर की किताब, तो कहीं कॉकरोच वाले पोस्टर और मजेदार नारे। लेकिन इसी हंसी मजाक के पीछे मुद्दे बेहद गंभीर थे। जंतर मंतर पर भीड़ बढ़ती गई, प्रदर्शन तेज होता गया, पुलिस कार्रवाई को लेकर के सवाल उठे, सोनम वांगचुक आंदोलन से जुड़े और आखिरकार सरकार को प्रदर्शनकारियों से बातचीत की टेबल तक आना पड़ा। और फिर 25 जुलाई 2026 को वो हुआ जिसकी सीजेपी लगातार मांग कर रही थी। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। तो क्या वाकई एक कॉकरोच ने देश की राजनीति में हलचल मचा दी? क्या ये जेनजी की नई तरह की आंदोलनकारी राजनीति है? और क्या नए सोशल मीडिया की ताकत अब सड़क के आंदोलन को भी नई दिशा दे रही है? इस रिपोर्ट में देखिए। शब्द से शुरू हुई कहानी, कॉकरोच शब्द बना आंदोलन की पहचान। सोशल मीडिया पर कॉकरोच क्रांति। सूर्यकांत के बयान में कथित तौर पर कॉकरोच शब्द का जिक्र हुआ। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर इस शब्द ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि देखते ही देखते कॉकरोच मीम्स का हिस्सा बन गया। कार्टून बनने लगे, पोस्टर वायरल होने लगे और देखते ही देखते इस पूरे ट्रेंड ने एक आंदोलन का रूप ले लिया। इसी बीच सामने आया एक नया नाम, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। इंस्टाग्राम से शुरू हुआ आंदोलन, करोड़ों लोग सोशल मीडिया मुहिम से जुड़े। युवाओं ने सोशल मीडिया पर बुलंद की आवाज। इस डिजिटल आंदोलन की कमान संभाली सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिप्के ने। शुरुआत हुई इंस्टाग्राम से और देखते ही देखते करोड़ों लोग इस मुहिम से जुड़ने लगे। खास बात ये रही कि इस आंदोलन में बड़ी संख्या में जेनजी युवा शामिल हुए, यानी जिस पीढ़ी को अक्सर सिर्फ रील्स, मीम्स और ट्रेंड्स की दुनिया में रहने वाला कहा जाता है, वही जेनजी अब एक राजनीतिक सामाजिक मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी आवाज बुलंद करती हुई नजर आई। लेकिन तभी सीजेपी के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर ब्रेक लग गया। अकाउंट बंद हुआ, लेकिन आंदोलन नहीं। इसके बाद नया पेज आया, कॉकरोच इज बैक, और नारा भी साफ था, कॉकरोच कभी नहीं मरते। यानी सोशल मीडिया की भाषा में कहें तो अकाउंट गया, लेकिन कॉकरोच वापस आ गया। 6 जून को दिल्ली पहुंचे अभिजीत। संविधान और अंबेडकर की किताब साथ लेकर पहुंचे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के लगे नारे। अब सोशल मीडिया की दुनिया से निकलकर ये आंदोलन दिल्ली की जमीन पर उतरने वाला था। 6 जून को अमेरिका के बोस्टन से दिल्ली पहुंचे अभिजीत दिप्के, हाथ में संविधान की प्रति और साथ में डॉक्टर BR अम्बेडकर की ऑटोबायोग्राफी। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, लैंडिंग हो गई है, जंतर मंतर पर मिलने का इंतजार है। इसके बाद शुरू हुआ पहला प्रदर्शन। सुबह 10 बजे अभिजीत जंतर मंतर पहुंचे, भाषण हुए, नारे लगे और उठी एक मांग, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। लेकिन पहले दिन आंदोलन की तस्वीर कुछ और सोशल मीडिया तक ही सीमित रह जाएगा, लेकिन कहानी अभी बाकी थी।
20 जून को आंदोलन का दूसरा दौर। अभिजीत दिपके के साथ जुड़े सोनम वांगचुक। 28 जून से वांगचुक ने शुरू किया अनशन। सोशल मीडिया पर आंदोलन लगातार रफ्तार पकड़ रहा था और फिर वही हुआ जिसका शायद किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। सीजेपी का डिजिटल कैंपेन दिल्ली की सड़कों तक पहुंच गया। जंतर मंतर पर युवाओं की भीड़ जुटने लगी, नारे तेज होने लगे, सरकार पर दबाव बढ़ने लगा और देखते ही देखते ये आंदोलन देश भर में चर्चा का विषय बन गया। 20 जून आंदोलन का दूसरा दौर शुरू हुआ। इस बार अभिजीत दिपके अकेले नहीं थे, उनके साथ जुड़े शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक। 28 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का ऐलान हुआ। आंदोलन को एक नया छक्का मिला और सरकार पर दबाव भी बढ़ता गया। लेकिन इसी दौरान सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ी और 19 जुलाई को उन्हें जबरन प्रशासन द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। 20 जुलाई को चलो संसद मार्च। पुलिस कार्रवाई के बाद और तेज हुआ आंदोलन। इसके बाद आया 20 जुलाई का दिन। आंदोलनकारियों ने निकाला चलो संसद मार्च, लेकिन प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर विवाद खड़ा हो गया। लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल के आरोप लगे। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की आलोचना हुई और इसके बाद आंदोलन की आग और तेज हो गई। प्रदर्शन के बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की तस्वीरें सामने आई। सवाल ये भी उठा कि आखिर हिंसा की शुरुआत किसने की? क्या प्रदर्शनकारियों की भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने पुलिस पर हमला किया? क्या ये सभी लोग छात्र थे या भीड़ में कुछ बाहरी तत्व भी शामिल थे? इन सवालों के बीच पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठे, लेकिन इससे पहले प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ हुई कथित हिंसा और टकराव भी चर्चा का विषय बन गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बीच आखिर हिंसा की नौबत क्यों आई और इसके लिए कौन जिम्मेदार था? क्या कुछ उपद्रवियों की वजह से पूरे छात्र आंदोलन पर सवाल खड़े हो गए या फिर पुलिस की कार्रवाई ने हालात को और बिगाड़ दिया? 25 जुलाई 2026 धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दिया। कॉकरोच से जन आंदोलन तक सोशल मीडिया की मुहिम पहुंची सड़कों तक। अभिजीत दिपके ने मंच से लोगों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील की, सरकार पर दबाव बनाए रखने की बात कही और खुद भी अनशन पर बैठ गए। सीए की मांगों में छात्रों से जुड़े मुद्दे सबसे अहम रहे। नीट पेपर लीक मामले के बाद छात्रों की मौतों को लेकर परिवार ने भी आंदोलन में अपनी आवाज उठाई। सीजेपी की ओर से सरकार के सामने मांग रखी गई कि प्रभावित परिवारों को सहायता दी जाए और प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर दर्ज मुकदमों को वापस लिया जाए। सरकार के साथ बातचीत हुई, कुछ मांगों पर सकारात्मक रुख की बात सामने आई, लेकिन एक मांग लगातार सबसे ऊपर बनी रही, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और फिर 25 जुलाई 2026 वो दिन आया जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र आंदोलन के बाद आया इस्तीफा। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू सिर्फ मंत्री का इस्तीफा नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है, इस आंदोलन ने जेन ज़ी को लेकर बनी सोच को कितना बदला? क्योंकि इस आंदोलन में मीम्स भी थे, मजाक भी था, सोशल मीडिया की भाषा भी थी, लेकिन साथ ही मुद्दों की गंभीरता भी थी। यानी जेन ज़ी ने ये दिखाने की कोशिश की वो सिर्फ ट्रेंड फॉलो करने वाली पीढ़ी नहीं है। जरूरत पड़े तो ये पीढ़ी मोबाइल की स्क्रीन से निकलकर सड़क पर भी उतर सकती है, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख सकती है और सरकार से सवाल भी पूछ सकती। लेकिन उस पूरे आंदोलन की कहानी सिर्फ एक कॉकरोच शब्द से शुरू होकर एक मंत्री के इस्तीफे तक पहुंचने की कहानी नहीं है। इसके बीच कई ऐसे सवाल भी खड़े हुए जिनका जवाब आज भी तलाशा जा रहा है। 20 जुलाई के प्रदर्शन में जब हालात बिगड़े, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ,
हिंसा की तस्वीरें सामने आई तो सवाल उठा कि आखिर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसक क्यों उठा। पुलिस पर कथित हमले किसने किए? क्या भीड़ में मौजूद सभी लोग छात्र थे या फिर कुछ ऐसे लोग भी आंदोलन में शामिल हो गए जिनका मकसद आंदोलन को हिंसा की ओर ले जाना था? और क्या कुछ उपद्रवियों की वजह से पूरे छात्र आंदोलन की छवि पर सवाल खड़े हो गए? इसी दौरान इस आंदोलन को विपक्षी दलों का समर्थन भी मिलता नजर आया। विपक्षी नेताओं की मौजूदगी और राजनीतिक समर्थन के बाद सवाल उठने लगे कि क्या एक छात्र आंदोलन धीरे धीरे राजनीतिक आंदोलन का रूप ले रहा है? क्या आंदोलन के मूल्य मुद्दों के साथ अब राजनीतिक एजेंडा भी जुड़ गया था? लेकिन सबसे बड़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब इस प्रदर्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के कथित तौर पर आपत्तिजनक और अश्लील मीम्स और टिप्पणियां सामने आई। सवाल यह है कि आखिर लोकतांत्रिक विरोध की सीमा कहां तक होनी चाहिए? किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से असहमति लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन क्या सहमति को अपनाना और अश्लीलता की भाषा में बदल देना भी लोकतांत्रिक विरोध का हिस्सा माना जा सकता है? वहीं एक और बड़ा सवाल, अगर ऐसे पोस्ट और मीम्स के पीछे छात्र होने का दावा किया जा रहा है तो क्या वाकई ये सभी छात्र थे या फिर सोशल मीडिया की आड़ में कुछ ऐसे तत्व भी सक्रिय थे जो आंदोलन को भटकाना चाहते थे? इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही साफ हो सकता है। वहीं 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद इस पूरे आंदोलन को एक नया मोड़ मिला। इस्तीफे को लेकर के राजनीतिक गलियारों में अलग अलग दावे और व्याख्याएं सामने आई, लेकिन अगर इसे सरकार की ओर से उठाए गए कदम के तौर पर देखा जाए तो सवाल ये भी है कि क्या इस फैसले का मकसद सिर्फ राजनीतिक दबाव को कम करना था? माना जा रहा है कि सरकार ने देश की सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता और लोकतांत्रिक व्यवस्था को किसी भी राजनीतिक विवाद से ऊपर रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया, क्योंकि लोकतंत्र में आंदोलन का अधिकार भी जरूरी है और कानून व्यवस्था बनाए रखना भी। सरकार से सवाल पूछना भी जरूरी है, लेकिन हिंसा को किसी भी कीमत पर सही नहीं ठहराया जा सकता। विपक्ष की भूमिका लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन आंदोलन की आड़ में देश विरोधी ताकतों को सक्रिय होने का मौका न मिले, ये जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो कॉकरोच से शुरू हुई ये कहानी अब सिर्फ एक आंदोलन की कहानी नहीं रह गई। ये कहानी सोशल मीडिया की ताकत, जेन ज़ी की राजनीतिक भागीदारी की, विपक्ष की भूमिका की, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की और उस सीमा की जहां लोकतांत्रिक विरोध और अराजकता के बीच फर्क करना जरूरी हो जाता है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि एक कॉकरोच ने आंदोलन खड़ा किया या नहीं, सवाल ये भी है कि क्या सोशल मीडिया के दौर में आंदोलन की नई राजनीति लोकतंत्र को मजबूत करेगी या फिर इसी भीड़ और डिजिटल ताकत के बीच कुछ ऐसी ताकतें भी जगह बना लेंगी जिनका मकसद आंदोलन नहीं बल्कि व्यवस्था को अस्थिर करना हो। ऐसे में आपको बता दें कि अब देखना ये होगा कि किसी भी आंदोलन को समझने के लिए ये सिर्फ काफी नहीं होता कि सड़क पर कितने लोग खड़े हैं, कितने नारे लगाए जा रहे हैं या सोशल मीडिया पर कितने पोस्टर वायरल हो रहे हैं। किसी आंदोलन की असली तस्वीर उसके पीछे छिपी उस बेचैनी की होती है जो लोगों को घर से बाहर निकालने पर मजबूर कर देती है। और सीजेपी के पूरे घटनाक्रम को अगर इसी नज़रिए से देखें तो ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, ये उस बदलाव की झलक थी जिसमें देश की नई पीढ़ी राजनीति को देखने और उसमें भाग लेने के पुराने तरीकों से आगे निकलते दिखाई दे रही है। फिर भी आज का युवा किसी राजनीतिक दल की रैली में शामिल होने से पहले जरूरी नहीं कि किसी भी पार्टी का झंडा उठाए। वे पहले अपने फोन पर किसी मुद्दे को देखता है और उसके बाद ही उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता है, उसके बारे में जानकारी जुटाता है, फिर उसे अपने दोस्तों तक पहुंचाता है और देखते ही देखते एक ऐसा डिजिटल नेटवर्क तैयार हो जाता है जो किसी पारंपरिक संगठन से कहीं ज्यादा तेजी से लोगों को जोड़ सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये डिजिटल नेटवर्क आज की राजनीति की नई ताकत बन चुका है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसका कोई एक चेहरा नहीं होता। ये आंदोलन का संदेश एक नेता से नहीं बल्कि हजारों लोगों के पोस्ट से फैलता है। यहाँ नारे किसी मंच से नहीं लगते, कमेंट सेक्शन से निकलते हैं। यहाँ पोस्टर किसी प्रिंटिंग प्रेस से नहीं मोबाइल स्क्रीन से तैयार होते हैं
और यहाँ किसी मुद्दे के राष्ट्रीय बहस बनाने के लिए हमेशा बड़े राजनीतिक संगठन की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे में आपको बता दें कि कभी कभी एक डिजिटल समुदाय ही काफी होता है, जैसे कि आपने सीजेपी का घटनाक्रम इसी नई राजनीतिक संस्कृति की तरफ इशारा करता है। लेकिन इस पूरी कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आपको बता दें कि डिजिटल दौर में किसी भी आंदोलन को खड़ा करना आसान है, लेकिन उसे नियंत्रित करना बेहद मुश्किल, क्योंकि जैसा कि आपने सीजेपी में देखा, क्योंकि जिस क्षण अभियान वायरल होता है उसी पल उसके साथ कई तरह के लोग जुड़ जाते हैं। कुछ लोग मुद्दों के लिए आते हैं और कुछ लोग अपनी नाराजगी जाहिर करने आते हैं। ऐसे में कुछ लोग सिर्फ ट्रेंड का हिस्सा भी बनते हैं और कुछ ऐसे भी लोग निकलकर सामने आते हैं जिनका मकसद पूरे आंदोलन की दिशा बदलना होता है। ऐसे में यही कारण है कि आज के आंदोलनों के सामने सबसे बड़ी चुनौती भीड़ जुटाने की नहीं, बल्कि भीड़ को जिम्मेदारी का एहसास कराने की है। आपको बता दें कि 20 जुलाई की घटनाओं ने इसी चुनौती को सामने ला दिया। जब कोई प्रदर्शन टकराव से बदलता नहीं है और तो सबसे पहले नुकसान उसी आंदोलन का होता है जिसके मुद्दे को लेकर के लोग सड़क पर आते हैं। ऐसे में फिर चर्चा बेरोजगारी की नहीं होती, शिक्षा व्यवस्था की नहीं होती, परीक्षा प्रणाली की नहीं होती, बल्कि चर्चा इस बात की होने लगती है कि हिंसा किसने शुरू की। अब आपको बता दें कि ये जो मामला है वो काफी ज्यादा व्यापक हुआ। पुलिस ने क्या किया, प्रदर्शनकारियों ने क्या किया, किसने कानून तोड़ा और किसने हालात बिगाड़े, यानी आंदोलन का मूल मुद्दा धीरे धीरे पीछे चला जाता गया और जैसे जैसे आंदोलन पीछे गया उसको लेकर के सवाल भी उठते रहे। इसलिए लोकतांत्रिक आंदोलन के लिए शांतिपूर्ण रहना सिर्फ नैतिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि रणनीतिक मजबूरी भी है। आपने पिछले दिनों देखा कि किस तरीके से सीजेपी का जो प्रदर्शन था वो धीरे धीरे करके बढ़ता गया और बढ़ने के साथ ही साथ ये जो मामला है वो व्यापक हुआ। एक समय उसमें ऐसा भी आया किसी जो राजनीतिक दल है वो उसमें सहभागिता करते हुए नजर आए, उसमें समर्थन करते हुए नजर आए, लेकिन उससे ही कहीं ना कहीं छात्रों के बलबूते ही वो राजनीतिक रोटियां भी सेकते हुए नजर आए। और साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं क्योंकि राजनीतिक आंदोलन भी अपनी बात को ज्यादा लंबे समय तक समाज के सामने नहीं रख सकता है, लेकिन हिंसा पूरे नैरेटिव को एक झटके में बदल देता है। अब इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक पहलू भी कम दिलचस्प नहीं है। आपको बता दें कि जब कोई आंदोलन बड़ा होता है तो राजनीतिक पार्टियां जो है वो उसमें सम्मिलित हो जाती हैं ताकि उससे राजनीतिक जो रोटियां हैं वो सेका जा सकें और उससे दूर नहीं रह सकती, क्योंकि राजनीति आखिरकार जनता की भावनाओं और मुद्दों से ही बनती है। विपक्ष के लिए भी ऐसा आंदोलन सरकार को घेरना और अवसर होता है। सरकार के लिए ये अपने फैसलों और नीतियों का बचाव करने की चुनौती होती है। साथ ही साथ जनता के लिए ये अपनी आवाज़ को सत्ता तक पहुंचाने का माध्यम भी होता है। लेकिन यहाँ एक महीने फर्क है। राजनीतिक समर्थन और राजनीतिक नियंत्रण दोनों एक चीज नहीं है। किसी आंदोलन को विपक्ष का समर्थन मिलना ये एक बड़ी बात है, वहीं लोकतंत्र में सामान्य बात है, लेकिन आंदोलन का एजेंडा अगर राजनीतिक दल तय करने लगे तो आंदोलन की स्वतंत्रता पर सवाल उठना स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए किसी भी जन आंदोलन की सबसे बड़ी पूंजी उसकी स्वतंत्र विश्वसनीयता होती है। जो वो सत्ता के साथ खड़ा हो या विपक्ष के साथ, उसकी पहचान उसके मुद्दों से होनी चाहिए और यही बात सीजेपी के पूरे घटनाक्रम पर लागू होता है। तो ऐसे में आपको बता दें कि फिलहाल के लिए जिस तरीके से सीजेपी ने अपने पूरे घटनाक्रम को एक एजेंडे के तहत रखा, छात्रों के लिए रखा, छात्रों के विषय में रखा, इसको लेकर के जहां तक अगर बात की जाए तो सीजेपी का जो मुख्य द्वार है वो देखने को मिला। सीजेपी भटकता हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि सीजेपी पर जिस तरीके से छात्र अपनी मांगों को लेकर के वहां पर अडिग बैठे रहे, अडिग तरीके से अपनी मांगों को लेकर के सरकार पर दबाव बनाते रहे, इन तमाम पहलुओं की अगर बात की जाए तो लगातार प्रेशर जो है वो सरकार के ऊपर बनता हुआ नजर आया और छात्रों के ऊपर इस दौरान लाठीचार्ज भी की गई। ये कहीं ना कहीं अमानवीय कृत्य देखने को मिला, लेकिन इसको लेकर के भी सरकार की तरफ से पहल की जा रही है ताकि जो अपराजिक तत्व थे, जो असामाजिक तत्व थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो भी यहाँ पर अनियमितताएं पाई गई उसको लेकर के ठीक किया जाए। लेकिन जिस तरीके से सीजेपी की तरफ
से ये जो प्रदर्शन किया गया, देशव्यापी ये प्रदर्शन, चाहे दिल्ली के जंतर मंतर की बात की जाए या फिर बिहार की बात की जाए, बिहार के कटिहार में भी इसी तरह का आंदोलन देखने को मिला और देश के कई अलग अलग राज्यों में भी ये प्रदर्शन उग्र होता हुआ नजर आया, जहां पर छात्र लगातार सड़कों पर उतरे और वे वहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इसी कहानी में एक और महत्वपूर्ण पहलू भी है भाषा का। नई पीढ़ी की राजनीति की भाषा पारंपरिक राजनीति से अलग है। ये पीढ़ी लंबे भाषणों से ज्यादा छोटे वीडियो देखती है, लंबे घोषणा पत्रों से ज्यादा 1 मिनट के कंटेंट से प्रभावित होती है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि राजनीतिक संदेश भी अब सिर्फ गंभीर भाषणों के लिए नहीं होती, बल्कि व्यंग, मीम और डिजिटल क्रिएटिविटी के जरिए सामने आता है। लेकिन यहाँ एक खतरा भी है। जब राजनीतिक मीम्स कल्चर में प्रवेश करती है तो गंभीर मुद्दों का मनोरंजन के बीच की सीमा धुंधली हो जाती है। एक मीम सत्ता पर सवाल उठा सकता है और एक कार्टून व्यवस्था की आलोचना कर सकता है। कुछ ऐसा ही हमने जंतर मंतर पर भी देखा। जब वहां पर सीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था, वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के शिक्षा मंत्री, जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री हो चुके हैं, धर्मेंद्र प्रधान, उनको लेकर के भी तमाम तरह के मीम्स बनाए गए और आपत्तिजनक मीम्स बनाए गए। एक व्यंग जनता का ध्यान किसी महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ भी खींच सकता है, लेकिन वहां पर जिस तरीके से अगर बात की जाए, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के और धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के जिस तरीके से मीम बनाया गया, जिस तरीके से स्लोगन का इस्तेमाल किया गया, वो कहीं ना कहीं असामाजिक था, आपत्तिजनक था और उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं सवाल उठना लाजमी है। लेकिन वहीं भाषा की जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, वह भाषा अगर व्यक्तिगत अपमान में बदल जाए तो लोकतांत्रिक बहस कमजोर हो जाती है, क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता की आलोचना जरूरी है, लेकिन आलोचना का स्तर भी लोकतंत्र की परिपक्वता तय करता है। आप सरकार से सहमत हो सकते हैं, आप किसी मंत्री के फैसले का विरोध कर सकते हैं, आप किसी नीति को गलत बता सकते हैं, आप इस्तीफे की मांग कर सकते हैं, लेकिन जब विरोध तर्क छोड़कर अपमान तक उतरता है तो असहमति की ताकत कम होने लगती है। इसलिए आने वाली डिजिटल राजनीति के लिए सबसे बड़ी चुनौती शायद यही होगी कि वे अपनी आवाज़ को तेज रखें, लेकिन अपनी भाषा को जिम्मेदार भी रखें, क्योंकि सोशल मीडिया पर लिखा गया हर शब्द सिर्फ एक पोस्ट नहीं होता, वे हजारों लोगों की सोच को प्रभावित कर सकता है। और जब कोई आंदोलन लाखों लोगों तक पहुंचता है, तब उसके समर्थकों की जिम्मेदारी भी लाखों गुना बढ़ जाती है। अब बात उस इस्तीफे की जिसने पूरे घटनाक्रम को एक नए मुकाम तक पहुंचा दिया। धर्मेंद्र प्रधान के पद से इस्तीफा को लेकर के अलग अलग राजनीतिक व्याख्याएं हो सकती हैं। कोई इसे आंदोलन के दबाव का परिणाम मानेगा, तो कोई इसे सरकार का राजनीतिक फैसला कहेगा, कोई इसे प्रशासनिक जिम्मेदारी से जोड़कर देखेगा। लेकिन इससे अलग एक व्यापक तस्वीर भी है। किसी भी लोकतंत्र में सत्ता के फैसले सिर्फ एक घटना के आधार पर नहीं होते, उनके पीछे राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं, जन भावनाएं होती हैं, प्रशासनिक आकलन होते हैं और भविष्य की रणनीति भी होती है। इसलिए किसी भी इस्तीफे को सिर्फ एक आंदोलन की जीत या हार के चश्मे से देखना शायद बहुत आसान निष्कर्ष होगा, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इस पूरे घटनाक्रम ने सरकार और राजनीतिक व्यवस्था के सामने एक स्पष्ट संदेश रखा। आज की पीढ़ी सवाल पूछती है, वे जवाब चाहती है, और अगर उसे लगता है कि उसकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही तो वो अपनी बात कहने के नए रास्ते खोज लेती है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती तभी कायम रहती है जब हर पक्ष अपनी सीमा और अपनी जिम्मेदारी को समझे। विपक्ष को मुद्दे को राजनीतिक लाभ से ऊपर रखने की कोशिश करनी होगी, प्रदर्शनकारियों को अपने आंदोलन की मर्यादा बनाए रखनी होगी और पुलिस को कानून व्यवस्था के साथ नागरिक अधिकारों के संतुलन को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि लोकतंत्र किसी एक पक्ष की व्यवस्था नहीं है। ये सरकार की भी है, विपक्ष की भी है, प्रदर्शनकारियों की भी है और उस आम नागरिक की भी है जो किसी आंदोलन का हिस्सा नहीं है, लेकिन जिसका जीवन किसी भी आंदोलन से प्रभावित हो सकता है। अब आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये नई डिजिटल राजनीतिक ऊर्जा सिर्फ विरोध तक सीमित रहती है या फिर यही ऊर्जा आने वाले वर्षों में चुनावी राजनीति, नीतियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं को भी प्रभावित करती है, क्योंकि आज का आंदोलन सिर्फ आज की खबर नहीं होती, कई बार वही आंदोलन आने वाले कल की राजनीति की दिशा तय करता है। और शायद यही वजह है कि आज कहानी कॉकरोच की नहीं है,
आज कहानी उस बदलती हुई राजनीतिक चेतना की है जहां एक क्लिक से बहस शुरू हो सकती है, एक पोस्ट से आंदोलन खड़ा हो सकता है और एक आंदोलन से सत्ता को अपना फैसला बदलने पर मजबूर होना पड़ सकता है। लेकिन इस पूरी ताकत के बीच एक बात हमेशा याद रखनी होगी, लोकतंत्र में आवाज उठाना अधिकार है, लेकिन उस आवाज को जिम्मेदारी के साथ उठाना लोकतंत्र के प्रति हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो आपको बता दें कि फिलहाल के लिए अगर बात की जाए तो सीजेपी का जो प्रदर्शन था वो काफ़ी ज़्यादा व्यापक था। आपको बता दें कि फिलहाल के लिए जो प्रदर्शन रहा उसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। ऐसे में देखना होगा कि अब आंदोलनों का दौर जो है वो जारी हो और नया आंदोलन क्या व्यापक मोड़ लेता है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।